ठीक है, कुछ ही समय में 1-2 मिनट के अंदर अंदर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एकता, गुड इवनिंग मयंक, गुड इवनिंग मुकुल, गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है, आई होप कि आपने पुराना रिवाइज किया होगा। ठीक है, वेक्टर्स आपने दोबारा पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने जा रहे हैं वेक्टर्स में। गुड इवनिंग सचिन। आगे बढ़ते हैं और आज हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। तो पिछली क्लास में जब मैं थोड़े से प्रीवियस लेक्चर का रिकैप दे रहा हूं, हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या था? ट्रायंगल लॉ था कि अगर दो वेक्टर्स हैं और ये ऑर्डर्स में है, ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर एंड दीज आर द वेक्टर्स आर इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि एक का हेड है तो दूसरे का टेल है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो एक तीसरा वेक्टर देगा जो अपोजिट ऑर्डर में होगा। ए और बी के अपोजिट ऑर्डर में होगा सी, तो वो इन दोनों का क्या देगा? सम। दिस इज द ट्रायंगल लॉ। ये ट्रायंगल लॉ था। ठीक है, आई होप कि ये आपको याद रहा होगा और आपने पढ़ा भी होगा दोबारा। और पैरेललोग्राम लॉ जो पढ़ा था हमने, उसको भी मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं। तो पैरेललोग्राम लॉ था, अगर दो वेक्टर्स हैं कुछ इस तरीके से, ए वेक्टर और बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो अगर हमें ए प्लस बी का मॉड चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, तो हमें एक पैरेललोग्राम बनाते हुए इनका जो मॉड निकाला था हमने, वो क्या निकाला था? दैट इज अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, और इसके जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन थी, सपोज करो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर आया है, तो ये जो सी वेक्टर था दैट इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके अलोंग था? इस डायगोनल के अलोंग था। हाँ बिल्कुल, संडे को फिजिक्स का टेस्ट है। जितना भी वेक्टर हम पढ़ लेंगे वो वेक्टर पूरा सिलेबस में आने वाला टेस्ट है। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी। जितना भी वेक्टर हम कवर कर लेंगे वो पूरा आएगा फिजिक्स के टेस्ट में संडे को। ठीक है, तो आपको ओके ओके लगाने के बाद बेसिक मैथमेटिक्स जो हमने कवर किया, दोनों पोर्शन उसमें इंक्लूड होंगे। बेसिक मैथमेटिक्स प्लस वेक्टर, दोनों पोर्शन जितना भी हमने कवर किया है, ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बहुत अलजेब्रा, थोड़ी बहुत बाइनोमियल, जितना भी वेक्टर हम पढ़ लेंगे वो पूरा। बस सभी को क्लियर है? मैं एक और बार बता देता हूँ, जितना भी हमने फिजिक्स में पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स, दैट इज कॉमन फॉर्मूले इन अलजेब्रा, बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा है वो आएगा। साथ में जो वेक्टर हम अभी तक जितनी भी लास्ट क्लास तक पढ़ लेंगे, लास्ट मूवमेंट तक, वो पूरा आने वाला है। ठीक है, पैटर्न रहेगा 20 सिंगल चॉइस एंड 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो पुराना हम रिवीजन कर रहे थे, आई थिंक सभी को याद आ गया होगा, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। मैं फटाफट से जितने लोग अभी जुड़े हैं, ठीक है, उनको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो अगर मेरे को ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर ये निकालना है, मतलब मुझे ए प्लस बी वेक्टर चाहिए, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सी वेक्टर से। तो मैं इन दोनों वेक्टर्स की मदद से एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा और इसके डायगोनल के अलोंग जो लाइन बनाई है दैट वेक्टर रिप्रेजेंट सी। तो ये है सी वेक्टर। और मॉड ऑफ सी हम कैसे निकालते हैं?
that is mod of a square plus mod b square plus 2 mod a mod b into cos theta. This is the magnitude of the resultant, जो कि इसकी लेंथ के बराबर होगा. This is magnitude. ठीक है. और ये अल्फा जो एंगल है जो बी वेक्टर के साथ बनाएगा सी वेक्टर, ये भी हम निकाल चुके थे. ठीक है. दिस इज अल्फा. ये tan अल्फा जो आया था, ये आया था mod a sin थीटा अपॉन mod b प्लस mod a cos थीटा. और ये थी कौन सी लॉ? पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है. अब मैं चाहूंगा कि ये चीज आप याद कर लो अगर जिसने पहले नहीं पढ़ा है. ठीक है. थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूं. ये चीजों पर आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. और ट्रायंगल लॉ सिंपल सा था. दो वेक्टर्स अगर ऑर्डर में है, सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और मुझे इनका सम चाहिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो मुझे एक और वेक्टर चाहिए होगा जो इनके अपोजिट ऑर्डर में होगा, एंड दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर. सो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो कि ऑर्डर में थे, उनके अपोजिट ऑर्डर में अगर कोई वेक्टर इस तरीके से ट्रायंगल बना रहा है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर. ठीक है. तो दिस इज ट्रायंगल, दिस इज पैरेललोग्राम. और अब हम इन्हीं पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन जो लास्ट हेडिंग थी उसको हम पहले देखने वाले हैं. तो मैंने लास्ट हेडिंग जो पुट करवाई थी वो थी सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स. तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. तो हेडिंग रहेगी सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स और देखो, अगर हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना चाहते हैं, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो बताओ मुझे क्या चाहिए एक्चुअल में. इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? इस चीज को मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर. ये चीज और ये चीज सेम है, यानी अगर मैं ये निकाल रहा हूं तो इसका मतलब है ये निकाल. तो ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर. तो अगर ये बी वेक्टर है तो मैं माइनस बी वेक्टर कहां बनाऊंगा? देखो जरा, ये हमारा पुराना वाला बी वेक्टर था, तो माइनस बी वेक्टर कहां आएगा? इसके जस्ट अपोजिट. तो ये बनेगा माइनस बी वेक्टर. दिस इज माइनस बी वेक्टर. ठीक. और ये अगर थीटा है तो देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा. तो अब अगर मुझे a माइनस बी वेक्टर चाहिए तो अब मुझे ये वाला पैरेललोग्राम बनाना हो, और मुझे जो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिलेगा वो अब इस डायगोनल के अलोंग है. समझ रहे हो? तो दिस इज न्यू पैरेललोग्राम टू कैलकुलेट a वेक्टर माइनस बी वेक्टर. ठीक है. तो हमने क्या किया? बी वेक्टर को अपोजिट कर दिया, तो ये बन गया माइनस बी वेक्टर. और जैसा हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में लगा रहे थे पैरेललोग्राम, अब हम लगाएंगे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर. तो अब नया पैरेललोग्राम बनेगा और ये इसका रिजल्टेंट. अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना आ चुका है? 180 माइनस. ठीक. तो अगर मुझसे ये डायगोनल की लेंथ पूछी जाए, सपोज नाउ दिस इज डी वेक्टर, ये हमारा डी वेक्टर है, तो अब मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिख रहा हूं कितना? डी वेक्टर. ठीक है. दिस इज द डी वेक्टर. ये वाली जो लाइन है जो डायगोनल के अलोंग है, ये है डी वेक्टर. तो अब अगर मुझसे पूछा गया भाई मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड पूछा गया, यानी मॉड डी पूछा गया, तो ये कितना मिलेगा? देखो जरा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, और पहले एंगल था कितना? थीटा, तो cos थीटा आता था. अब माइनस बी वेक्टर अगर मैं देखता हूं तो एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा. तो अब मैं इधर कितना लिखूंगा? cos 180 माइनस थीटा. तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर
माइनस साइन cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस साइन बाहर आ गया और ये हमारे पास आ गया मॉड ए माइनस बी वेक्टर का, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। दिस इज द न्यू फॉर्मूला ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो टू कैलकुलेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जिसको हम डी वेक्टर बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो है क्या, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी वेक्टर। तो इसके लिए हम ये वाला डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, जल्दी से टाइम दे रहा हूं मैं इसको नोट करने के लिए 15 सेकेंड्स। तो अब हमने बस किया क्या है, b को माइनस बी से रिप्लेस किया है, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है, चाहे b वेक्टर का ले लो मैग्नीट्यूड या माइनस बी वेक्टर का, बात एक ही है। तो देखो अगर मैं यहाँ मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहा हूं तो ये है किसका मैग्नीट्यूड, माइनस बी वेक्टर का, और वो आएगा कितना, प्लस बी वेक्टर के बराबर। इसी तरीके से अगर मैं मैग्नीट्यूड यहाँ लिखता हूं तो माइनस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो वो आएगा कितना, मॉड बी के बराबर। हाँ, एक और बार कमेंट करो जरा, क्या पूछ रहे हो। cos 180 माइनस थीटा, देखो विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है, cos 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। डिवीजन नहीं चल रहा है तुम लोगों का, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। टेस्ट आ गया संडे को और अभी तक ये प्रॉपर्टीज याद नहीं हुई, अच्छी बात नहीं है ये। नहीं, ये अदर डायगोनल नहीं है, ये एक नया पैरेललोग्राम है। एक्चुअल में बोल सकते हैं इसको अदर डायगोनल, पर हम जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा, याद रखना, मॉड ऑफ बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड बी वेक्टर, इन दोनों का मॉड सेम रहता है, यानी माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। एंगल कितना हो गया भाई, ये नया वाला माइनस बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो ये अगर एंगल थीटा था तो अब ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। टेल टू टेल कंडीशन देखी जाती है हमेशा एंगल लिखते वक्त, ठीक है, टेल टू टेल कंडीशन। ये अगर थीटा है तो अब जो नया वेक्टर है माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर, उसमें जो एंगल बनेगा दैट इज 180 माइनस थीटा। चलो हटाते हैं। डायरेक्शन के लिए अगर हम देखें तो चलो मैं अगला पॉइंट वही बता रहा था, डायरेक्शन। जरा देखते हैं डायरेक्शन कैसे देखना है। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा नया वाला माइनस बी वेक्टर बन गया, दिस इज माइनस बी वेक्टर, और ये हो गया ए वेक्टर, और अब हमारा जो नया वाला पैरेललोग्राम बना है वो ये है, तो दिस इज अ डी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, दिस इज द डायगोनल, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक, अब अगर हमें एंगल चाहिए, मान लो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, दिस इज अल्फा, और ये है पूरा 180 माइनस थीटा, तो डायरेक्शन कितनी कैसे निकालेंगे, तो देखो फॉर द डायरेक्शन
फॉर द डायरेक्शन। अब जो टेन अल्फा आने वाला है वो कितना होगा, तो टेन अल्फा हम कितना निकाल पाएंगे जरा देखना होगा हमें। टेन अल्फा हम कैसे निकालेंगे, देखो ये एंगल जो था, जो नया वाला एंगल था, दिस इज 180 माइनस थीटा, तो ये कितना था थीटा, एंड दिस इज 180 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, दिस इज मॉड ए साइन थीटा, ये हमने निकाला ही था। तो अगर ये मॉड ए साइन थीटा है, ठीक है, तो इसकी हाइट मिल गई हमें। मुझे ये अल्फा चाहिए, मुझे ये अल्फा चाहिए जो माइनस बी वेक्टर के साथ बन रहा है। तो ये अल्फा मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखो ये तो हो गया क्या रिजल्टेंट किसका, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, और ये हो गया अल्फा एंगल, ये है थीटा। तो जरा ध्यान से देखो, अभी बता रहा हूं मैं दोबारा से फिगर बना के। ये हो गया बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, और ये डायरेक्शन थी किसकी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की क्या डायरेक्शन आ रही है, तो माइनस बी वेक्टर हो गया इस तरफ, दिस इज माइनस बी वेक्टर, और ए वेक्टर है इस तरफ। तो अब जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसमें जो डायरेक्शन मिल रही है वो ये मिल रही है इसकी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो मुझे ये अल्फा पता है, ये अल्फा मुझे पता है, तो मुझे अगर ये अल्फा पता है तो मेरे को निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए माइनस बी वेक्टर का एंगल। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल था कितना, थीटा, दिस वाज द एंगल थीटा। ठीक है, और ये वाला एंगल जो था वो था 180 माइनस थीटा। तो अगर मुझे ए माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो बहुत ही सिंपल हो गया, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, ये वाला थीटा है, दिस इज अल्फा, तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो गया। ठीक है, और ए माइनस बी वेक्टर का एंगल अगर मुझे चाहिए तो मैं इस 180 में से, ठीक है देखो जरा, ये पूरा कितना है 180, और 180 में से मैं ये वाला और ये वाला एंगल घटा देता हूं तो मुझे ये वाला एंगल मिलेगा, दिस इज 180 माइनस थीटा। चलो पहले ये बना लो जल्दी से फिगर, ये फिगर पहले बना लो, पहले ये वाला फिगर बना लो, ये बहुत जरूरी फिगर है। ठीक है, इसमें दो पैरेललोग्राम दिख रहे होंगे, एक बन रहा है ए माइनस बी वेक्टर के लिए और एक बन रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लिए। ठीक है, आई थिंक सभी ने बना लिया होगा। ठीक है, और अब मुझे अगर ये वाला एंगल चाहिए, देखो मैं निकालना चाहता हूँ 40 डायरेक्शन, ये है माइनस बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, ये है हमारी डायरेक्शन, दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो अगर मुझसे ये वाला एंगल पूछ लिया गया, ये अगर बताओ एक्स एक्सेस से कितना एंगल है, तो पहले कितना एंगल बना रहा था ये थीटा। ठीक है, और अब मुझसे ये वाला एंगल पूछा गया तो मैं क्या करूंगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो मुझे ये वाला एंगल निकालना होगा, और ये एंगल मैं कैसे निकालूंगा, ये वाला एंगल मैं कैसे निकाल सकता हूं। ठीक है, ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, जैसा हमने उस ट्रायंगल में निकाला था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन देखेंगे तो हमें परपेंडिकुलर हाइट मिल जाएगी। ठीक है, और हमें ये वाली लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूं जरा ध्यान से देखो।
ये ए वेक्टर का मैंने प्रोजेक्शन ले लिया, दिस इज मॉड ए साइन थीटा, तो यहाँ पर भी ये प्रोजेक्शन सेम रहेगा और कितना रहेगा, मॉड ए साइन थीटा। और मुझे ये एंगल चाहिए, दिस इज अल्फा वन, तो मैंने एक अल्फा वन ले लिया, और ये कितना है, माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये कितना हो गया, मॉड ए माइनस बी, जिसको हम डी बोल रहे हैं, जिसको हम डी बोल रहे हैं। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये वाली लेंथ हो जाएगी कितनी, डी कॉस अल्फा वन। ठीक है, डी कॉस अल्फा वन, ये वाला मैग्नीट्यूड। सिंपल सा, चलो इसको हटा दो, पहले ये वाले दो फिगर बना लो जल्दी से। देखो सारा काम फिगर का ही है, सारा काम फिगर का ही है, फिगर्स आप समझते चलो, आपको सब समझ में आएगा। ये दोनों फिगर बना लो जल्दी से। ठीक है, और अब जरा देखो, अगर मैं सिमेट्री का यूज करूं, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो शुड बी अल्फा, सिमेट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल को अल्फा वन लिख रहा हूं, ठीक है, और ये वाला जो वेक्टर था मेरा ए प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड था अल्फा, तो अल्फा वन शुड भी कितना आएगा, अल्फा के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं फ्रॉम दी एक्स एक्सिस देख रहा हूं, फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, तो जो एंगल आएगा, एंगल बाय ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, ये कितना आएगा, दिस इज 180 माइनस दिस इज अल्फा। सोच कर देखो जरा। ठीक है, बाय द सिमेट्री, ये जो चीज हमने लिखी है, ये लिखी है बाय द सिमेट्री। ठीक है, तो अल्फा वन इक्वल टू अल्फा, ठीक है, बाय द सिमेट्री। देखिए एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फा बना रहा था, वो कितना बनाएगा, 180 माइनस अल्फा। आई थिंक ये चीजें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई और क्लियर होना चाहिए कि आप वेक्टर्स को कैसे घुमा रहे हैं। नोट करेंगे जल्दी से। हटा रहा हूं उनमें सारी चीजें। हाइट कैसे निकाली, हाइट यही है, ये हाइट और ये हाइट सेम रहेगी, तो ये हाइट कितनी है, दिस इज मॉड ए साइन थीटा। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, फिर निकालेंगे सारी चीजें दोबारा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को मैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस लेकर देखूं, तो सम इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है, तो पहला केस है, फॉर दी पैरेलल वेक्टर्स, फॉर दी पैरेलल वेक्टर्स मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया इन दोनों के बीच का, 0 डिग्री। तो मुझे अगर ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस 0 डिग्री।
और ये कितना मिलेगा मुझे, अंडर रूट मॉड ए प्लस मॉड बी cos 0 डिग्री कितना हो गया 1, तो ये बना सर मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। सर ये आपने पहले करा दिया। ये हो चुका है। यस सर। चलो अच्छा, अच्छी सर बात है। चलो प्लस हाँ, तो मान और अगर थीटा 180 रेंज वाला भी हमने देख माइनस। ली है, हाँ चलो वेरी गुड। और एंटी पैरेलल वाला माइनस, और हमने रेंज भी देख ली है, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये शायद हो गया है, अच्छी बात है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following pairs which of the following pairs can have zero resultant magnitude? Which of the following pairs can have zero resultant magnitude? पहला ऑप्शन है 4 न्यूटन 2 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 6 न्यूटन 8 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 5 न्यूटन 1 न्यूटन, और लास्ट ऑप्शन है 4 न्यूटन 4 न्यूटन। कौन से पेयर्स जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं? बिल्कुल डी दे सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी? कैसे चेक करें? हाँ ये तो समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, 4 न्यूटन समझ में आ रहा है। वरना चेक कैसे करते हैं, जरा देखो जरा ध्यान से। टू चेक, ठीक है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसमें अगर हम मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा अगर लगाएं, ठीक है, तो जीरो रिजल्टेंट चाहिए। तो यहां रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, जीरो। तो देखो मैं चेक कर रहा हूं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं, ठीक है, चेक ऑप्शन ए। तो रिजल्टेंट कितना चाहिए, जीरो। मॉड ए ये हो गया, मॉड बी ये हो गया, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 8 टू जा 16, ये बना कितना 16 कॉस थीटा। और अब मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूं, तो 0 इक्वल टू ये आ गया 20 प्लस 16 कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना आ गया यहां से -20/16, दिस इज कॉस थीटा। और कॉस थीटा आ रहा है कितना यहां से -5/4। कॉस थीटा -5/4 का क्या मतलब हो गया, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई -1.25। अब कॉस थीटा हमेशा लाई करता है कहां से कहां तक, -1 से 1। सिंस cos theta lies between -1 to 1, that's why it is not possible। तो ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ डायरेक्ट दिख गया, पर कई बार डायरेक्ट दिखता नहीं है, तो हमें इस तरीके से चेक लगाना होगा। तो आप जल्दी से इसको नोट करो, इस टाइप के सॉल्यूशन। सर हाँ सर हम इसकी रेंज से भी तो चेक कर सकते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी सर मैक्सिमम रेंज। बिल्कुल बिल्कुल चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा आइडिया तुमने लगाया कि रेंज अगर देखी जाए तो 2 जा सकती है और 6 तक जा सकती है, जीरो नहीं हो सकती। तो एक तो ऑप्शन, एक तरीका ये भी है और एक तरीका रेंज का भी है। वेरी गुड। तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों तरीके सीखो, पहला तरीका ये नोट करो और दूसरा तरीका रेंज का।
नोट करो जल्दी से, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है, सेकंड मेथड, सेकंड चेक, ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, बाय द रेंज, बाय द रेंज। सो फॉर द ऑप्शन ए, फॉर द ऑप्शन ए, रेंज जो है वो लाई कर सकती है कहां से कहां तक, दैट इज 2 + 4 था, तो 2 + 4, सॉरी 4 - 2 से लेकर 4 + 2 तक, यानी ये जाएगा 2 से लेकर 6 तक। सो 0 इज नॉट पॉसिबल। सो ये रेंज ऑफ रिजल्टेंट हो गया। इस तरीके से भी इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड देखना है हमें सिर्फ, रेंज ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो चाहे 4 - 2 कर दे या 2 - 4, एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं, हटा रहा हूं मैं। आई थिंक सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं। ठीक है, सो आंसर यहां पर मिलेगा 4,4। सर रेंज का एक बार रिपीट कर दो प्लीज। देखो रेंज क्या बताया था मैंने, रेंज जो मैक्सिमम हो सकती है, रेंज जो मैक्सिमम हो सकती है रिजल्टेंट की, यानी a + b वेक्टर की मैक्सिमम कितनी आएगी, mod a + mod b, ये मैक्सिमम हो सकती है। और जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें a वेक्टर + b वेक्टर की, वो मिलेगी mod a - mod b। तो रेंज जो होती है रिजल्टेंट की, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो मिनिमम हो सकती है mod a - mod b, और मैक्सिमम हो सकती है mod a + mod b। इनके बीच में लाई करेगा क्या, रिजल्टेंट। अब यहां कहां लाई कर रहा है, 2 से 6 तक, चाहिए कितना, 0। बिल्कुल, ये बहुत इजी है, रेंज वाला काफी इजी है। तो ये तरीका बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो mod a - mod b से लेकर कहां तक जा सकता है, mod a + mod b। हाँ, तो ऑप्शन डी अगर हम पुट कर दें, ठीक है, तो ऑप्शन डी की जो रेंज आएगी, ऑप्शन डी के लिए अगर मैं चेक करूं, तो रेंज मिलेगी मुझे 4 - 4, दैट इज 0, और दैट इज इक्वल टू 8। तो 0 से 8 तक, यानी इसकी रेंज 0 पॉसिबल है। ठीक है, रेंज ऑफ रिजल्टेंट, रेंज का मतलब होता है वैल्यू। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हें हिट कर जाएगा। रेंज वाला ज्यादा आसान है। चलो हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है, अब मैं यहाँ रुकूंगा 3 सेकंड, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब बताओ मुझे, इफ 2 वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other, then find, then the resultant, या फिर then the magnitude of the resultant will be। तो दो वेक्टर्स अगर हैं, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, ये दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो आपको बताना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करो। √a² + √b²। बिल्कुल सही है, mod a² + mod b² + 2 mod a
मॉड बी इंटू कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0, बचा कितना अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन की अगर हम बात करें सो ये देखो ये ए वेक्टर है और दिस इज बी वेक्टर। अब यहाँ पैरेललोग्राम तो बनेगा नहीं क्योंकि 90 डिग्री है, क्या बनेगा इधर रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल बन गया और जो डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, दिस इज ए प्लस बी वेक्टर। और अब जरा देखो मुझे ये एंगल चाहिए अल्फा, तो ये कितना है, दिस इज मॉड ए सॉरी मॉड बी, दिस इज मॉड ए, तो tan अल्फा कितना मिल गया मॉड बी डिवाइड बाई मॉड ए। इस तरीके से मैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बता सकता हूं। दिस इज एक्स एक्सिस, अगर मुझे एक्स एक्सिस से बिल्कुल इस हाँ कॉस रूल के भी बिल्कुल सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करने के लिए 10 सेकेंड्स। सर एक बार डायरेक्शन एक्सप्लेन कर दो। डायरेक्शन तो देखो डायरेक्शन में हमने कुछ नहीं किया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, हमने इन दोनों से मिलाकर एक रेक्टेंगल बना लिया जैसा कि पैरेललोग्राम बनाते थे, और 90 डिग्री में क्या बनता है रेक्टेंगल। तो यहां से यहां ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है ये हो गया कौन सा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकाल रहे हैं, इस एंगल की मदद से। तो ये एंगल कितना निकालेंगे, इस ट्रायंगल की मदद से, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना है, बेस है मॉड ए। चलो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। डायगोनल कैन ऑल्सो बी द डिवाइडर। अगर मॉड बी और मॉड ए बराबर हो गए तो डायगोनल जो है वो बाइसेक्टर की तरह काम करेगा 45 डिग्री। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो आप। रिजल्टेंट वेक्टर of two vectors, resultant vector of the two vectors will be lying towards closer to the vector which have greater magnitude। Resultant vector of the two vectors will be lying towards the closer to the vector which have greater in magnitude। जरा ध्यान से देखो इस चीज को हम कैसे समझें। तो अगर हमारा ये वेक्टर थे, मान सपोज 90 डिग्री वाले वेक्टर्स ले रहा हूं मैं, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो हमारा जो डायरेक्शन आया था रिजल्टेंट का, ये रिजल्टेंट था और ये अल्फा था। ये tan अल्फा जो मिल रहा था ये मिल रहा था मॉड बी डिवाइड बाई मॉड ए। अगर मॉड बी बराबर हो जाता है मॉड ए के, अगर मॉड बी बराबर हो जाता है मॉड ए के, तो अल्फा tan अल्फा कितना आ जाएगा, tan अल्फा आएगा 1, यानी अल्फा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अल्फा मिल गया कितना 45 डिग्री। तो अल्फा विल बी 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब ये हो गया कि जो रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट, ये यहां से भी 45 बनाएगा और यहां से भी कितना बनाएगा 45। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट
ए वेक्टर से भी उतना ही एंगल बना रहा है और बी वेक्टर से भी उतना ही एंगल बना रहा है। लेकिन इफ मॉड बी ग्रेटर हो गया मॉड ए से, तो टेन अल्फा बड़ा आएगा किससे? 1 से। टेन अल्फा अगर 1 से बड़ा आएगा तो अल्फा जो होगा वो 45 डिग्री से ज्यादा होता है, और 45 डिग्री से अगर ज्यादा हुआ तो देखो जो रिजल्टेंट होगा उसका जो अल्फा होगा वो ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा। दिस इज द रिजल्टेंट, और ये हो गया बी वेक्टर। तो देखो अब किसकी तरफ झुका है रिजल्टेंट? रिजल्टेंट किसकी तरफ आ गया है? बी वेक्टर की तरफ आ गया है, क्योंकि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा था। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट उसी की तरफ झुकता है, समझ रहे हो? तो यहां पर ए से ज्यादा एंगल बना रहा है बी के कंपैरिजन में। ये बात समझ में आ रही होगी, सिंपल सी चीज है, ठीक है। और अब मैं अगर तीसरा केस लेता हूं, सपोज तीसरा केस अगर मैं लूं, इफ मॉड बी इज लेस देन मॉड ए, तो अब वेक्टर किसकी तरफ झुकेगा? रिजल्टेंट वेक्टर किसकी तरफ झुकेगा? अब ए वेक्टर की तरफ, क्योंकि अब हमारा जो टेन अल्फा आएगा वो लेस देन 1 आएगा, यानी अल्फा कितना हो जाएगा? लेस देन 45। और अल्फा अगर लेस देन 45 हो गया तो ये वेक्टर जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये ए वेक्टर से कम एंगल बनाएगा एज कंपेयर टू बी वेक्टर। तो अल्फा हमारा क्या हो गया? लेस देन 45। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, जल्दी से इसको नोट करेंगे और कोई डाउट है तो पूछेंगे। सर हाँ सर ये पूछ रहा था सर, ये सेकंड केस है उसमें हाँ जो हाँ, डायरेक्शन आएगी वो अपनी टुवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट आएगी ना? बिल्कुल आएगी, ओके सर। लेकिन बी की तरफ ज्यादा आएगा, मतलब बी की तरफ झुका हुआ होगा ज्यादा, क्योंकि मैग्नीट्यूड बी का ज्यादा है। सर हाँ सर ये तभी है ना जब 90 डिग्री का एंगल हो बीच में। बिल्कुल, ये 90 डिग्री देखो ये हमेशा ही वैलिड है। मैंने तो एक स्पेशल केस लेकर बताया जिससे कि तुम इजीली देख पाओ, ठीक है। अभी मैं जनरल करके बता दूंगा कि अगर 90 डिग्री भी नहीं है तो भी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उस तरफ रिजल्टेंट वेक्टर झुकता है। ये अभी हम प्रूफ भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ एक जनरल केस लेकर बताया कि यार 90 डिग्री में तुम्हें जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री में जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो 45 हो जाता है। अब 45 से अगर कम बनाएगा एंगल, यानी किसकी तरफ झुका है ये? अल्फा लेस देन 45, यानी कम बना रहा है, यानी किसकी तरफ झुक गया? ए की तरफ। ए की तरफ कब झुका है? जब मॉड ए ज्यादा है मॉड बी से, और अगर मॉड बी ज्यादा है मॉड ए से तो ये किसकी तरफ ज्यादा गया है? बी की तरफ। तो ये हमेशा होता है। इस अल्फा कहां से ले रहे हो तुम? अल्फा ये है, दिस इज द अल्फा, ठीक है। अल्फा जो ले रहे हैं हम वो कहां से ले रहे हैं? ए वेक्टर से। तो अल्फा अगर 45 हुआ तो ये भी 45, और अल्फा अगर लेस देन 45 हुआ यानी 30 डिग्री अगर हुआ तो किसकी तरफ ज्यादा है? ए की तरफ। और ये कितना है? 60 डिग्री। तो बी की तरफ, बी से कहा जा रहा है? ए की तरफ, बिल्कुल। अब हटा रहा हूं मैं लास्ट 10 सेकेंड्स। तो जरा देखो ध्यान से, अगर ये ए वेक्टर है, सॉरी ये ए वेक्टर मान लिया मैंने और दिस इज बी वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बनेगा कुछ इस पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग। दिस इज आर वेक्टर जो कि रिजल्टेंट बता रहा है। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ऐसा सोचो कि मॉड ए, ठीक है, अगर बड़ा हुआ है मॉड बी से, मॉड ए अगर मॉड बी से बड़ा हुआ, देन आर वेक्टर विल मोर क्लोजर टू, किसके ज्यादा क्लोज होगा? ए के या बी के? बिल्कुल ए वेक्टर के ज्यादा क्लोज होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मॉड बी बड़ा हुआ मॉड ए से, सो आर वेक्टर विल मोर क्लोज टू बी वेक्टर। नोट डाउन करेंगे जल्दी से इसको और खत्म करेंगे।
आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करने के लिए लास्ट 10 सेकेंड्स। बता रहा हूं अब, if the two vectors are in equal, are of equal magnitude, okay, making an angle theta between them, तो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, नहीं तो चलो ये a वेक्टर मान लो और ये b वेक्टर, मॉड a दैट इज इक्वल टू मॉड b, और जिसको मैंने मान लिया a, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो देखो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, तो मॉड r ये हमारा कितना आने वाला है, जरा ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और ये मॉड r खुलेगा तो अंदर क्या बचने वाला है, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, 2a स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और बाय द प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ये कहती है कि cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मैंने ये लिखवाया हुआ है, हाँ, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब यहाँ 2 थीटा नहीं है, यहाँ थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। और इस प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल अगर करता हूं तो मुझे मॉड r कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा √2a इंटू कॉस थीटा बाई 2। जरा ध्यान से देख लो इस चीज को, ये मिला मुझे मॉड r, सॉरी एक 2 और आएगा तो यहां से 2 बार आएगा। हाँ, किसी को कोई डाउट, cos थीटा की जगह ये पुट करना है, ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव नहीं करवाया था, ठीक है, लेकिन बताया जरूर था, इसमें आपका ये ध्यान होना चाहिए था, ठीक है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हो। चलो जिसको डाउट है मैं यहाँ रुकूंगा, युग माइक ऑन करके बताओ क्या डाउट है। सर जो स्टार्टिंग में डायग्राम के बगल से, अच्छा स्टार्टिंग में डायग्राम के बगल से, हाँ ये ठीक है, यस सर, तो हमने मॉड ए और मॉड बी की जगह क्या रख दिया है, ए रख दिया है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मॉड ए और मॉड बी बराबर है, और किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो हमने इसको मान लिया। चलो लेट मॉड ए मॉड बी इक्वल टू ए, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं इफ द टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब है, लास्ट लाइन कैसे सॉल्व करोगे, cos थीटा की जगह ये रख दो, तो ये अगर रखोगे तो -1 से बन गया, 2 2 जा 2, तो 4 बनेगा, 4 का रूट लोगे 2 बार आ जाएगा, a स्क्वायर का a बार आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का cos थीटा बाई 2 बार आ जाएगा। लास्ट लाइन में दिक्कत आ रही है तो इसमें पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या मिलेगा, √2a स्क्वायर, और इसको 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो -1 से +1 गया, 2 बाहर आ गया, a इधर आ गया, और cos थीटा बाई 2, दिस इज मॉड r।
अब क्लियर है? किसी को कोई डाउट, किसी भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हो। चलो वेरी गुड एकता। संडे को आपका पहला टेस्ट है और इनॉग्रेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत धमाकेदार होना चाहिए। जितना पढ़ाया गया है क्लास में उतना ही अगर आप पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर आएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शर्त है कि जितना पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से हो। तो टेस्ट के पहले जो भी डाउट्स हो या फिर जो भी दिक्कत आ रही है आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई टेस्ट देते वक्त ये मन में नहीं आना चाहिए कि यार हमने कम पढ़ाई करी, ठीक है? पूरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए टेस्ट देने से पहले। अब ये आ गया मॉडल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज होगी। तो चलो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है? इन द केस, जो भी हमने केस लिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनका एंगल बीच का थीटा है, ठीक है, और ये बनाया इनका रिजल्टेंट, दिस इज द आर वेक्टर। और अगर हमें ये कंडीशन दी है, यानी मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड आर, ये इक्वल दे दिया और इनको हमने ए के बराबर मान लिया। सपोज कर लो कि ये ए है, तो मुझे बताना है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम दूंगा मैं, पहले तो लिखने के लिए टाइम दूंगा 30 सेकेंड। अनुष्का का आंसर आ भी गया, वेरी गुड अनुष्का। अर्चित वेरी गुड, 2 लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर। श्रेय का भी आ गया है, तो 3 लोग, 4, 5, वेरी गुड। मैं चाहता हूं काउंटिंग बढ़ती जाए। 5 लोग हो गए हैं। सचिन 6, 7, 8, दीक्षा, आर्यन वेरी गुड, शीतल, एकता, 11-12 लोग हो गए हैं, वेरी गुड। रह गए हैं कुछ लोग, दिव्यांश, रोहित, मयंक, वेरी गुड, लविशा, तेजस, खुशी, अर्श। चलो, तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे कितना सिंपल सा है, ठीक है? हमने अभी अभी देखा था कि जो मॉड आर की वैल्यू आई थी दैट इज 2a स्क्वायर, सॉरी 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ गई थी। और मॉड आर की वैल्यू भी अगर a है तो ये बना इस तरीके से। तो देखो a से a कैंसिल गया, ये बना 1/2 और ये मिलेगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब यहां से अगर हम cos थीटा बाई 2 निकालेंगे तो देखो ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1/2 और अंडर रूट के साइन के साथ प्लस माइनस, प्लस माइनस दोनों आएंगे, ठीक है? तो मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड आर, जो कि ए के बराबर हमने मान लिया और हमने ये इस फॉर्मूले में मॉड ए आर की जगह रख दिया ए। तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया प्लस माइनस 1/√2। और यहां से अगर हम देखें, सॉरी 1 मिनट, 1 cos थीटा बाई 2 था यहाँ, सॉरी दिस इज cos थीटा बाई 2। तो यहां से आएगा प्लस माइनस 1/2, ठीक है? अगर हम यहां से देखें तो थीटा बाई 2 मिलेगा हमें, एक मिलेगा प्लस 60 डिग्री, ठीक है? और एक मिलेगा थीटा बाई 2 माइनस 1/2। माइनस 1/2 मतलब कब? 120 डिग्री पर।
तो यहां से हमें थीटा मिलेगा 120 डिग्री और यहां से हमें थीटा मिलेगा 240 डिग्री, 240 डिग्री। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, चूंकि मॉड है, ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में हम ये वाला केस जो होगा ये नहीं ले सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि थीटा बाई 2 अगर 120 डिग्री होगा, तो थीटा बाई 2 अगर 120 डिग्री है तो cos थीटा बाई 2 नेगेटिव आएगा, एंड मॉड आर जो होगा वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए हम ये वाला केस नहीं लेंगे। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी सभी को। किसी को अगर कोई दिक्कत है, मैं यहां रुकूंगा 5 सेकेंड्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो, क्वेश्चन है नेक्स्ट। The resultant of the two vectors, the resultant of the two vectors A vector and B vector is perpendicular to the vector, is perpendicular to the vector if smaller magnitude, if smaller in magnitude, it find the angle between the vectors. The resultant of the two vectors A and B is perpendicular to the vector if smaller magnitude, ठीक है, find the angle between the vectors. तो ये जो रिजल्टेंट है ये किस वेक्टर के परपेंडिकुलर है? जिसका मैग्नीट्यूड कम है, उस वेक्टर के ये परपेंडिकुलर है। तो मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम दे देता हूं एज अ हिंट कि भाई मान लेते हैं कि लेट ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है किससे? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो यहां पर बी वेक्टर अगर मैं ऐसा बनाता हूं, तो जो मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, उनके बीच का ये मेरा ए वेक्टर हो गया, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, कौन से वाले वेक्टर के? जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन रहा है, दिस इज द रिजल्टेंट, जिसको मैं मॉड आर लिख रहा हूं। ये इस वेक्टर के कैसा है? 90 डिग्री। तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, थीटा कितना होगा? बताओ जल्दी से, कितना होगा थीटा? नहीं, 75 क्यों? एंगल्स के फॉर्म में आएगा, मैं आंसर दे देता हूं आपको, एंगल्स के फॉर्म में आएगा। देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जरा ध्यान से देखना। मैं एक डायगोनल, एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, जरा ध्यान से देखो, मैं छोटा मान लेता हूं, ठीक है। ये मैंने जो वेक्टर बना रहा हूं मैं, मेरा रिजल्टेंट कैसा आ रहा है? बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। इस चीज का ध्यान रखो जरा, बी वेक्टर जो कि छोटा है ए वेक्टर से, उसके परपेंडिकुलर आ रहा है रिजल्टेंट।
लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का पैरेललोग्राम क्या है ये, तो जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो जरा देखो जरा ध्यान से, मैं अगर ये रिजल्टेंट मान लेता हूं और इसके बीच का एंगल अल्फा है, तो ये अल्फा मुझे कितना चाहिए, ये अल्फा चाहिए मुझे 90 डिग्री। यही तो पढ़ा है हमने, ये अल्फा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, और मुझे चाहिए कितना 90 डिग्री। तो मैं ये फॉर्मूला जानता हूं कि tan अल्फा कितना होता है, मॉड ए साइन थीटा अपॉन क्या आता है, मॉड ए कॉस थीटा और प्लस मॉड बी। ये चीज मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गई होगी। अल्फा मुझे चाहिए 90 डिग्री, ये बन गया tan 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू मॉड ए साइन थीटा अपॉन मॉड ए कॉस थीटा एंड प्लस मॉड बी। tan 90 की वैल्यू कितने लोग बताएंगे, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल 1/0 या फिर इंफिनिटी, ठीक है, तो इंफिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं 1/0, वेरी गुड। और ये मिला मॉड ए साइन थीटा मॉड ए कॉस थीटा प्लस मॉड बी, और यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, ये इधर गया ये इधर गया, तो मॉड ए कॉस थीटा प्लस मॉड बी इक्वल टू क्या मिलेगा 0, और यहां से हमें जो कॉस थीटा मिला वो मिला माइनस मॉड बी अपॉन मॉड ए, ये हमें मिला कॉस थीटा माइनस मॉड बी अपॉन मॉड ए। मेरे हिसाब से सिंपल चीजें हैं, ठीक है। और अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर पहले आया जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है, डिवाइड बाय लार्जर इन मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर नीचे आया जिसका मैग्नीट्यूड लार्ज है। इसको नोट करो, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो cos थीटा जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, cos थीटा निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा यहाँ 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। नोट करेंगे इसको जल्दी से, अल्फा 90 कैसे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में बोला रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए किस वेक्टर के, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है, और हमने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा लिया है ए वेक्टर के कंपेरिजन। तो हम जानते हैं कि भाई रिजल्टेंट यहां से अल्फा एंगल बना रहा है, ये बी वेक्टर लिया है मैंने, तो रिजल्टेंट को 90 डिग्री बनाना है एज अ बी वेक्टर, इसलिए मैंने अल्फा को 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, और ये बात समझ में आ रही होगी, यहां से cos थीटा जो आया है वो निगेटिव आया है, cos थीटा कैसा आया है, निगेटिव। दिस shows that थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। यानी अगर बी वेक्टर ऐसा बना है, ए वेक्टर कहीं ऐसा बनना चाहिए, और तब जाके जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर बन सकता है इस तरीके से। ये है थीटा जो कि 90 डिग्री से बड़ा होगा, अब बन सकता है रिजल्टेंट बी वेक्टर के कैसा, परपेंडिकुलर। देखो cos थीटा निगेटिव आया, निगेटिव कब होता है cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा एक्यूट एंगल नहीं होने वाला, थीटा कैसा होना चाहिए, ऑब्ट्यूज। तो बी वेक्टर अगर यहाँ बना रहे हैं तो ए वेक्टर कहीं यहाँ बनेगा, पैरेललोग्राम की मदद से रिजल्टेंट जो है वो डायगोनल के अलोंग, जो कि बी वेक्टर के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर, यानी जो डायग्राम ऐसा दिख रहा था वो एक्चुअल में ऐसा बने।
तो अगर 90 डिग्री चाहिए रिजल्टेंट, 90 डिग्री अगर चाहिए तो एंगल कैसा होना चाहिए? ऑब्ट्यूज, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कितना आएगा? दिस। नोट डाउन करने के लिए लास्ट 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। टू फोर्सेस, one of the double the magnitude, one of the double the magnitude of other have the resultant। Not clear. किसी को कोई दिक्कत? Sir, video is not clear. क्या सभी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, दिव्यांश को नहीं आ रही है। आई थिंक नेट कनेक्शन है, एक बार चेक कर लो। नो सर। तो देखो क्वेश्चन है, टू फोर्सेस, वन ऑफ द डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर हैव अ रिजल्टेंट perpendicular to the smaller one, find the angle between the forces। जल्दी से आंसर बताएंगे। अभी अभी करवाया, बिल्कुल 120 डिग्री इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत ही जल्दी निकाला है और बहुत सही निकाला। क्वेश्चन जरूर लिख लेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। सिंपल सा, अभी अभी हमने देखा कि कैसा होना चाहिए परपेंडिकुलर के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। तो ये बात तो पक्की हो गई कि 90 डिग्री से ज्यादा ही आएगा। तो ये थीटा चाहिए हमें, और ये थीटा हमने अभी अभी निकाला था। कॉस थीटा आया था माइनस मॉड बी अपॉन मॉड ए। तो अगर हमारा स्मॉलर वन, सॉरी यहां पर क्या गिवन है? सिंस मॉड ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड बी, तो यहां से cos थीटा कितना हो जाएगा? -1/2। और cos थीटा अगर -1/2 है तो थीटा कितना हो गया? 120 इज द राइट आंसर। 120 डिग्री इज द राइट आंसर। सर ये साइन अल्फा कैसे हुआ? क्या हो गया? साइन थीटा कैसे आ गया? साइन थीटा का है, cos सिंस लिखा है ये, सिंस। ओह सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। लास्ट 5 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को नोट डाउन या समझने के लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। चलो आगे बढ़ रहा हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये 2 मोड भी कैसे हुआ? मॉड ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड बी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स p vector and q vector have the resultant of the magnitude of q vector is, ठीक है, सॉरी, have a resultant, ठीक है, इस रिजल्टेंट को हम r वेक्टर नाम दे देते हैं। if the magnitude of the q vector is doubled, ठीक है, the resultant if the magnitude of the q is double, the resultant becomes perpendicular। देखो परपेंडिकुलर का साइन सीख लो, काम आएगा।
परपेंडिकुलर का साइन सिंपल सा ये इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट, ठीक है, या फिर मैं ये बोलूं परपेंडिकुलर टू द पी वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, करो जल्दी से। If the magnitude of the q is double, then the resultant becomes perpendicular to the p vector. Find the magnitude of the r vector. किसके बराबर आएगा? मैं ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन मॉड आर आएगा मॉड पी के बराबर, या मॉड आर आएगा, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मॉड क्यू के बराबर, तीसरा ऑप्शन मॉड आर इक्वल टू मॉड पी प्लस क्यू, और डी दे रहा हूं नन। अर्चित का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड अर्चित, अच्छा लगा जानकर। खुशी का भी बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। अंकुश अग्रवाल वेरी गुड। श्रेय का भी बिल्कुल सही आंसर आया है। आरुषि सचिन वेरी गुड। बहुत ही अच्छा कर रहे हो, ठीक है। प्रत्यक्षा, बहुत देर बाद तुम्हारा नाम दिखा है, चलो वेरी गुड। बहुत लोगों का आंसर आ चुके हैं, जिनका नहीं आया वो जरा देखो जरा ध्यान से। अच्छा चलो मैं टाइम और देता हूँ, लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। आंसर मैं बता चुका हूँ, बी इज द राइट आंसर। चलो ठीक है, देखते हैं, जिनका नहीं आया वो एक बार देख लो। हम जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर हो जाता है तो हम cos थीटा कितना लिखते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर जो कि स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड है डिवाइड बाय वो वेक्टर जो लार्जर इन मैग्नीट्यूड। ये तब होता है जब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो जाता है किसके, स्मॉलर के। तब ये कर लो जिसका भी माइक ऑन है, ठीक। अब यहां पर अगर हम देखें तो उसने बोल दिया क्यू का मैग्नीट्यूड डबल है, क्यू का मैग्नीट्यूड पहले से हमने किसका कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, cos थीटा कितना हो जाएगा, माइनस पी बाय माइनस मॉड पी डिवाइड बाय 2 मॉड ऑफ क्यू, ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। और अगर हमारे पास cos थीटा आ गया है तो मॉड आर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, मॉड पी स्क्वायर प्लस मॉड आर स्क्वायर प्लस 2 मॉड क्यू प्लस 2 मॉड पी मॉड क्यू। cos थीटा की जगह क्या रख दूंगा, माइनस ऑफ मॉड पी डिवाइड बाय 2 मॉड ऑफ क्यू। और यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, मॉड क्यू, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, मॉड क्यू बाहर आ गया, आंसर आ गया बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कब लगाते हैं हम, जब रिजल्टेंट स्मॉलर के कैसा हो जाता है, परपेंडिकुलर। लास्ट 10 सेकेंड्स, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है।
चलो हटा रहा हूं मैं। ठीक, अब जरा देखो दूसरी चीज। भैया कहाँ पल्ला गई है भैया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माइक ऑफ करो जिसका भी है ऑन। पापा गए? ये है अभय। योग हमने बिल्कुल कॉस थीटा जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था उसी को हमने यूज किया और हमने फिर रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में रख दी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, और या फिर इसको लिख लो रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। दिस इज अवर नेक्स्ट हेडिंग, कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर एंड रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने 5 स्टार यहां लगाए। अगर ये टॉपिक नहीं आया तो फिजिक्स नहीं आ सकती। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेक इट सीरियसली। ठीक है, तो बिल्कुल फुल फोकस हो जाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं बस थोड़ा सा बताऊंगा। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, पहला केस ले लेंगे इन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन का क्या मतलब होता है? सिर्फ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, या फिर जेड एक्सिस या एक्स एक्सिस, या कुछ भी, ये कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन सिर्फ डायमेंशंस कितनी रहेंगी? 2। तो 2 डायमेंशन हो सकती, लेट इट बी एक्स एंड वाई। ठीक है, बहुत सारी पॉसिबल्स है, 2 डायमेंशन बहुत सारी पॉसिबल है, एक्स वाई हो सकता है, या फिर वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, लेकिन हमने अभी कौन सी ले ली? एक्स और वाई। और दिस इज अवर ओरिजिन, मैंने एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x, सॉरी इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास, सपोज ये है कोऑर्डिनेट ax, ay। ठीक है, और ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया मॉड a, एंड दिस वेक्टर इज a वेक्टर। ये वाला वेक्टर कौन सा है? a वेक्टर। ठीक है, दिस इज o, तो OP वेक्टर हमारा हो गया a वेक्टर। तो अब अगर हम देखें तो देखो, दिस इज अवर a वेक्टर, और अब अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2 डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो देखो, इस a वेक्टर को बनाने के लिए अगर हम वेक्टर्स का यूज करें तो a वेक्टर आएगा कितना? a वेक्टर आएगा ax माइनस 0 आई कैप प्लस ay माइनस 0 जे कैप, और ये मिला हमें a वेक्टर, दैट इज ax आई कैप प्लस ay जे कैप। और अगर मैं 3 डायमेंशन कर दूं, चलो हटाओ 3 डायमेंशन ही देख लेते हैं फटाफट। तो 3 डायमेंशन में एक z एक्सिस और आ जाएगी, एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा, दिस इज द कोऑर्डिनेट, तो ax, ay, az। तो ये मिला हमें a वेक्टर, और मिलेगा साथ में कितना? प्लस az माइनस 0 और k कैप, ये हम देख चुके हैं। तो हमारा a वेक्टर क्या बन रहा है? a वेक्टर बन रहा है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ठीक है, सो हेयर ax इज द, ठीक है, ax क्या है? ax है कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर
अलोंग एक्स एक्सिस। ए वाई क्या है? ए वाई है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम ए जेड देखें तो ए जेड क्या है? ए जेड है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये जो वेक्टर है ए, देखो कंपोनेंट मतलब क्या होता है? जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, कितने कंपोनेंट्स लगते हैं इसमें? पंचतत्व, 5 तत्व का शरीर है ये। इसी तरीके से अगर ये वेक्टर है तो इसमें कितनी चीजें मिलके बनी हुई है? 3 चीजें, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो जो वेक्टर एक्स का बता रहा है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जो वाई के अलोंग बता रहे हैं यानी जे कैप के अलोंग दैट इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और दिस इज अलोंग जेड एक्सिस। तो ये आ गया ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ठीक है। और इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ये सारे क्या हैं? आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। इसको नोट करेंगे जल्दी से। सर ये तो पोजीशन वेक्टर की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं सिर्फ कंपोनेंट्स बताना सिखा रहा हूँ कि कंपोनेंट्स कैसे देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा आगे, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इस पोजीशन वेक्टर में एक्स कंपोनेंट कितना है, तो आप किसके साथ देखोगे? अकेला आई कैप के साथ। मैं पूछूंगा आपसे वाई कंपोनेंट कितना है, तो आप वाई के अराउंड देखोगे। ये सिर्फ कंपोनेंट्स की डेफिनेशन समझा रहा हूँ, है बिल्कुल एक ही जैसा। वहां पर भी हमने पोजीशन वेक्टर जब निकाला था तो 3 कंपोनेंट्स मिलाकर दिया था, आई कैप, जे कैप, अलोंग के कैप, ठीक है। और अब जरा देखो मेन चीज क्या आने वाली। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करें। नाउ फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स, अगर हम कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखो जरा, मैं अगर पहले आपको 2 डायमेंशन के बारे में बताता हूँ। 2 डायमेंशन के बारे में, अगर ये वेक्टर मान लो ये पी पॉइंट है और ये है ए वेक्टर और इसकी लेंथ है मॉड ए, ये एंगल बना रहा है यहां से कितना? थीटा। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। तो थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ए वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? बीटा, एंड बीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा, मैंने इसको बीटा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बीटा। और जो जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस के साथ मैं कुछ और एंगल ले लेता हूं। सपोज ये एंगल ले लिया मैंने अल्फा, तो थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। या चलो इसको अल्फा ले लेते हैं, ये बीटा हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा ले लिया, वो बीटा ले लिया, और उसको ले लिया गामा। जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल ले लिया? गामा। तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा एंगल बना रहा है विथ वाई एक्सिस, ठीक है। और गामा एंगल, दिस इज गामा एंगल बना रहा है विद द जेड एक्सिस। तो देखो मॉड ए एक्स कितना आएगा? मॉड ए एक्स आएगा मॉड ए कॉस अल्फा। इसी तरीके से मॉड वाई, अगर मॉड ए वाई निकालूंगा, मतलब ए वाई अगर निकाल रहा हूं, ए वाई क्या है? कंपोनेंट ऑफ द ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो ये कितना आएगा? मॉड ए कॉस बीटा। और इसी तरीके से अगर ए जेड निकालूंगा तो मॉड ए कॉस गामा। ये आ गए इनके मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड्स अगर आ गए हैं तो जरा ए वेक्टर को अगर मैं लिख दूं
तो मॉड ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस मॉड ए कॉस बीटा जे कैप प्लस मॉड ए कॉस गामा के कैप, ये मैं लिख सकता हूं यहां पर। हर जगह कॉस, कॉस साइन में कब कन्वर्ट होगा वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन लेना आपको कौन सा कंपोनेंट है, कॉस ही लेना है। नोट डाउन करेंगे इसको। तो z एक्सिस के अलोंग जो आ रहा है दैट इज az, x एक्सिस के अलोंग जो आ रहा है दैट इज ax, और y एक्सिस के अलोंग जो आ रहा है दैट इज ay। वेरी गुड एकता। तो जिन जिन का हो गया जल्दी से भेजेंगे कमेंट्स। चलो ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। वाई कॉस, कॉस ही क्यों आ रहा है, जरा देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। वाई द कॉस, ठीक है, तो यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये है ax, ay, दिस इज ax, ay, ठीक है। तो ये है हमारा कुछ, चलो मान लेते, इसको मान लो कुछ bx, by मान लो, 2 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है, 2D में हम बात कर रहे हैं। 0, 0 हो गया, दिस इज मॉड बी, ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस के साथ अगर मैं एक्स एक्सिस का कंपोनेंट देखूंगा तो ये है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट दैट इज बी एक्स। तो ये जो चीज आ रही है, ये जो लेंथ है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग एक्स, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग एक्स। प्रोजेक्शन जानते, परछाई, बी वेक्टर की परछाई एक्स एक्सिस पर कितनी लेंथ की बनेगी, दैट इज डिटरमाइंड बाय द बी एक्स। तो बी एक्स क्या है, सिंपल प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑफ एक्स एक्सिस, यानी लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये बी एक्स कितना आएगा, सिंपल सा दिख रहा है यहां से, इस ट्रायंगल की मदद से हम अगर देखेंगे तो दिस इज मॉड बी कॉस थीटा, और ये जो बी बाय दिख रहा है तुम्हें, ये दिस इज द बी बाय, दिस इज बी बाय। तो बी बाय क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, या फिर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, या फिर लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बी वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज बी वाई। और जरा बी वाई की लेंथ देखो कितनी आएगी, बी वाई की लेंथ आ रही है मॉड बी साइन थीटा, जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये भी लेंथ, ये किसके बराबर हो गई, मॉड बी वाई के। तो एक्चुअल में साइन थीटा बना कैसा है, साइन थीटा कैसे बना है जरा ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है, दिस इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो मैं बी वाई को कितना लिख सकता हूं, बी वाई को हम मॉड बी साइन थीटा लिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मॉड बी वाई को हम साइन थीटा कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, मॉड बी cos of 90 minus theta, this is also equal to mod dy। तो हम एक्चुअल में ले तो एंगल ही रहे हैं, वेक्टर्स और एक्सिस, जिस भी एक्सिस पर हमें प्रोजेक्शन चाहिए जिस भी वेक्टर का,
उसका हम एंगल ले लेते हैं और क्या लगा देते हैं, कॉस। तो जैसे एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा था, निहारिका आई थिंक नेट कनेक्शन वीक जा रहा है, थोड़ा सा चेक करो उस चीज को। तो देखो एक्स एक्सिस के साथ बी वेक्टर कितना बना रहा है, थीटा। लेफ्ट साइड में 2 डायमेंशन, और मैं ये बता रहा हूं वाई द कॉस, कॉस क्यों लिया जाता है। तो ये थीटा एंगल था, तो मॉड बी वेक्टर जो था below 2D, that is the projection of B vector along the y axis। जो चीज यहां लिखी हुई है वही हमने y axis के लिए लिखी हुई है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई कि जो भी एक्सिस पर अगर आप प्रोजेक्शन देख रहे हो तो वेक्टर और उस एक्सिस के बीच का एंगल लेना है, और क्या लेना है, cos। ठीक है, तो जैसे y पर देखोगे तो y पर क्या लेना है, cos, और y और b वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। तो बना कितना, मॉड बी साइन। ठीक है, तो साइन एक्चुअल में आ कहां से रहा है, साइन एक्चुअल में आ रहा है cos ऑफ 90 माइनस थीटा से। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे इस चीज को। अब होमवर्क है तुम्हारा, अब होमवर्क सुने जरा ध्यान से। होमवर्क में आज ग्रुप पर डालूंगा, ठीक है, शीट से होमवर्क मिलेगा। हाँ, कॉस क्यों कंसीडर किया है, हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस और एक्सिस के बीच का कंपोनेंट एंगल। तो वो एंगल अगर आप ले रहे हो तो आपको कॉस लेना होगा। चलो, तो मैं होमवर्क ग्रुप पर डालूंगा आज शीट से, तो शीट स्टार्ट कर देंगे आज से। ठीक है, तो होमवर्क अगर आपको देखना है तो आप ग्रुप चेक करें ना, मैं उसको रात तक अपडेट कर दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम दी शीट। ये चीजें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, यहां तक अगर हमारा सिलेबस होता है लास्ट टेस्ट तक, तो हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तो आपको यहां तक हर वक्त प्रिपेयर रहना है, ठीक है, टेस्ट के लिए। बाकी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना बाद में ग्रुप पर, या फिर कभी भी मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। थैंक यू, सेफ रहो, बाहर का खाना मत खाना, ठीक है, कहीं ऑर्डर वगैरह मत करना।